ऑल राजस्थान में 40वीं रैंक प्राप्त की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। रेगुलर सर मैंने अपनी स्टडी रखी क्योंकि मुझे कॉलेज लेक्चरर ही बनना था, तो वर्क के साथ साथ मैंने मैनेज किया। डिस्कशन से बहुत ज्यादा सर लाभ मिला मुझे, जिससे तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता। आपका डेली स्टडी रूटीन क्या था? कि जीके में मैंने फिक्स अपने नोट्स बना लिए थे, मैं उन्हीं को रिवाइज करती थी। मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये कुछ भी नहीं चलाया, मैंने इंस्टॉल भी नहीं किया अपने। इनकी क्लासमेट इनसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है। हाँ सर। उनसे इनको मोटिवेशन मिला है। ट्रेनिंग हमारी अच्छे से हो नहीं पाई थी क्योंकि कोविड आ गया, स्कूल्स बंद थे उस टाइम। सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रयास एजुकेशन सेंटर जयपुर से बात कर रहे हैं और आपका इंट्रोडक्शन हम करा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी हाल ही चयनित हमारे जो हुई छात्रा पायल अग्रवाल, इनके साथ आपका परिचय हम दोस्तों करवा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले पायल अग्रवाल आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं प्रयास एजुकेशन सेंटर जयपुर की तरफ से। थैंक यू सर। पायल अग्रवाल, आपका एक इंट्रोडक्शन दीजिए, सबसे पहले हमारे श्रोता सुन रहे हैं। मेरा नाम पायल अग्रवाल है और मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने अभी मैं सेकंड ग्रेड टीचर के पद पे कार्यरत हूँ और अभी मैंने कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम फाइट किया है। देखिए, आपके सामने पायल अग्रवाल है जो अभी हाल ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित हुए, मैथमेटिक्स से चयनित हुए और आपकी ऑल राजस्थान में 40 रैंक रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र। थैंक यू सर। देखिए, मैडम ने 2019 में CSR नेट क्लियर किया और 2019 के बाद में फिर 20 में कोरोना काल आ गया तो थोड़ा सा पढ़ाई आपकी बाधित रही। लेकिन यह है कि बाधित रही, लेकिन निश्चित रूप से उस समय आपने सेल्फ स्टडी को शायद नहीं छोड़ा है। हाँ, थोड़ा आप सेल्फ स्टडी करते रहे। तो परिणाम स्वरूप 2023 में आप ग्रेड सेकंड साइंस मैथमेटिक्स के पद पर आपने पदस्थापन लिया। RPSC के द्वारा आप सिलेक्ट हुए और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक चाकसू में आपने पदस्थापन लिया और अभी भी आप चाकसू ब्लॉक में ग्रेड सेकंड के पद पर पदस्थापित रहते हुए आपने RPSC के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 की एग्ज़ाम थी उसको क्लियर करके और अभी हाल ही जो 16 सितंबर को जो रिजल्ट आया उसमें ऑल राजस्थान में 40वीं रैंक प्राप्त की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। तो इसके लिए मैं कुछ आपके बिंदु हैं उस पर और डिटेल अपन बात कर रहे हैं। पुनः बार बार हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे हमारे जो साथी जो सुन रहे हैं उनकी तरफ से भी, विशेष तौर में संस्थान की तरफ से भी, कि आप एक अल्प आयु में इस दौड़ तक जो पहुँचे हो, ग्रेड सेकंड में आपने अल्प आयु में प्राप्त किया, आज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आपने पदस्थापन लिया, बहुत ही बधाई के पात्र हैं और बच्चों को निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैडम, सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपने परीक्षा के लिए अपनी तैयारी कैसे की? परीक्षा के लिए तो जैसे ही 2022 में वैकेंसी आई तो मैंने सबसे पहले तो कोचिंग का सोचा कि कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने गामा मैथ्स एकेडमी ज्वाइन किया सेकंड ग्रेड के लिए, जो टोंक फाटक में स्थित है। वहाँ से गोपीचंद यादव सर है, उनके निर्देशन में मैंने कोचिंग ली। अच्छा। और फिर जस्ट सर 2023 में एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया था और सिलेक्शन हो गया और उसके बाद रेगुलर सर मैंने अपनी स्टडी रखी क्योंकि मुझे कॉलेज लेक्चरर ही बनना था, तो वर्क के साथ साथ मैंने मैनेज किया। देखिए, आपने सेल्फ स्टडी के साथ साथ में कोचिंग का तो सहारा निश्चित रूप से लिया ही है। हाँ। और आपने गामा कोचिंग टोंक फाटक और जिसके मेन जो मैथमेटिक्स के जो प्रोफेसर थे गोपीचंद यादव, उनके गाइडेंस में रह करके ग्रेड सेकंड के पद पर तो पदस्थापन लिया ही लिया है और इसी समय गवर्नमेंट में रहते हुए और आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थापन लिया है। बहुत अच्छा बताया आपने। नेक्स्ट आपका हमारा क्वेश्चन ये है कि तैयारी शुरू करने से पहले आपने पढ़ने का कोई प्लान किया, क्या तरीका था? सबसे पहले तो सिलेबस ही देखा देखा कि कैसा क्या है, अपन कितना कर पाएंगे, अपन को क्या क्या चीज़ें आती है, कितना वो सब चीज़ें देखी। फिर क्लासेस ज्वाइन कर ली तो ऑटोमेटिक ही चीज़ें ग्रुप बन गया और फिर ऑटोमेटिक चीज़ें अपने आप ही सॉल्व होते चल गए क्वेश्चंस के। यानी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करते रहे? डिस्कशन से बहुत ज़्यादा सर लाभ मिला मुझे। अच्छा, आप ही के जो साथी थे? हाँ सर। वेरी गुड। अच्छा, इस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो क्या बात लगी? सर जैसे कि सेकंड ग्रेड में भी और कॉलेज एजुकेशन में भी जीके वाला पेपर होता है,
और सर हम साइंस के बच्चे हैं तो हमें जीके शुरू से ही बहुत इतना मतलब बहुत टिपिकल पार्ट लगता है, क्योंकि हमें टच में नहीं रहे, उसके एमएससी तक टच में नहीं थे। तो जीके वाला ही सबसे मुझे टफ पार्ट लगा, जिसमें करंट अफेयर्स भी आ गया, और ज्योग्राफी और पॉलिटी तो मुझे फिर भी अच्छी लगी, लेकिन हिस्ट्री से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा। वैसे मैथमेटिक्स वाले हिस्ट्री से तो बहुत डरते हैं। हाँ, हिस्ट्री से ही सबसे ज़्यादा लगा, क्योंकि ज्योग्राफी और पॉलिटी तो फिर भी एक साइंस का सब्जेक्ट हो गया थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। और लेकिन हिस्ट्री तो मुझे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से तो मुझे शुरू से ही डर लगा था। यानी ग्रेड सेकंड में भी थोड़ा सा डर थोड़ा सा रहा, डर लगा था। और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपको करंट से थोड़ा सा हाँ, जीके current से और जीके वाले Yes, पार्ट्स sir. स्पेशली ये हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, हाँ सर। इससे आप डर गए। अच्छा, आपका डेली स्टडी रूटीन क्या था? सर स्टडी रूटीन में तो ये है कि मेरे को बचपन से ये है कि नाइट को 10 o'clock से पहले मैं सो जाती हूँ। हाँ। तो रात को थोड़ा जल्दी सोना, और मॉर्निंग में 3:30-4 बजे जाग के मैं पढ़ाई करती थी। अच्छा, ये डेली का? हाँ, डेली का ही। तो लगभग यानी कितने घंटे स्टडी कर रहे थे आप? सर मैंने कभी घंटे कैलकुलेट नहीं किए, मैंने यही रखा हमेशा कि जैसे अभी जॉब के साथ तो स्कूल से आई, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर जितना भी टाइम बच रहा है अपने पास वो सारे ही मतलब पढ़ाई में ही काम लो। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है कि 5 घंटे पढ़ना है, जितना भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा था मैं उसमें सब में पढ़ रही थी, और 6 आवर की समथिंग मैं सोती थी। यानी आपने स्कूल में 6 घंटे देने के बाद में जो भी समय आपके पास हाँ, बच वो रहा था सारा उसको मैनेज करना, उसी में सोना, नहाना, करना, खाना खाना, सब कुछ उसी में था। ओके। अच्छा, आपने किसी कोचिंग या टीचर या नोट्स की कोई मदद ली? कोचिंग तो गामा मैथ्स एकेडमी से की थी मैंने। ओके। और नोट्स मैंने कहीं एक्स्ट्रा कहीं के भी नहीं पढ़े। मैंने नोट्स केवल वही जो हमें कोचिंग में पढ़ाया गया था, केवल नोट्स थ्योरी केवल वही पढ़ी, और क्वेश्चंस तो काफ़ी जगह से और भी अपन ले लेते हैं, और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा निकाले थे, ताकि क्योंकि थ्योरी हम कम पढ़ते हैं तो रिवीजन हम ज़्यादा कर पाते हैं उस चीज़ का। अच्छा। और हम अलग अलग जगह से बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट टाइम पे उसका रिवीजन नहीं हो पाता। और जब एग्ज़ाम में हम बैठते हैं तो जब क्वेश्चन आता है तो अगर हमने बहुत ज़्यादा उसको पढ़ा हुआ है, रिविज़न किया हुआ है, तो हम फटाक से उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर वही हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे ऑप्शंस को चूज़ करने में। अच्छा, आपने ग्रेड सेकंड का तो ठीक है 2023 में पदस्थापन ले लिया, अब आपके पास जो आपने टारगेट पहले ही कर रखा था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हाँ सर। और पर्याप्त समय भी था, तो आपने जो स्पेशल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या प्लानिंग की? ऐसी खास प्लानिंग नहीं थी, बस ये था कि गोल वही था, तो कोचिंग ले ली मैंने थोड़ा, और अब तो जब सेकंड ग्रेड बन गई तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हमें और आ जाता है, और साथ में वो ये बुक्स से पढ़ना चालू किया। यानी टेक्स्ट बुक की आपने मदद ली? टेक्स्ट बुक की मदद बाकी ली। उधर सर के गाइडेंस में सर कोचिंग के तो आप गाइडेंस कर ही में, रहे थे। हाँ सर। बहुत अच्छा। अच्छा पायल, ये बताइए कि आपको अध्ययन करते समय सबसे बड़ा डाउट क्या लग रहा था? कि यही डाउट कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि सर मेरा करंट थोड़ा वीक था, हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसको फिर तो कैसे सॉल्व किया? कैसे सॉल्व किया? करंट में मैंने ना करंट की तो पर्टिकुलर एक ही बुक पढ़ी, और न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी, टाइम मिल जाता था। और साथ में सर सब्जेक्ट का तो ये जीके का तो ये रहा मेनली कि जीके में मैंने फिक्स अपने नोट्स बना लिए थे, मैं उन्हीं को रिवाइज करती थी। और साथ में क्वेश्चंस तो जैसे नए नए एग्जाम्स होते हैं तो क्वेश्चंस तो हमारे पास बहुत सारे मिल जाते हैं जीके के, तो जीके के क्वेश्चंस बहुत देखती थी, लेकिन मैंने नोट्स जो थे मेरे पास उनको फिक्स कर रखा था ताकि मैं उनका बार बार रिविजन कर सकूँ जीके में, क्योंकि जीके थोड़ा वीक था तो ज़्यादा पढ़ूंगी तो भूल जाऊंगी, इसलिए। अच्छा, आपने लिमिटेड रखा और उसको बार बार रिवीजन करते बार बार रिवीजन किया, ताकि मैं एग्जाम में सर जैसे क्वेश्चन आता तो माइंड में ये फील हो जाता था कि अच्छा ये क्वेश्चन उस पेज नंबर से आया है। अच्छा, तो इतना कॉन्फिडेंस तभी आ पाता जब हम बार बार रिवीजन करते हैं, वो चीज़ें हमारे पास लिमिटेड होती हैं। यानी आपने अपने डाउट को ज़्यादा सॉल्व करने के लिए आपने ये है कि रिवीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और जो कंटेंट था उसको लिमिटेड रखा ताकि वो याद भी हो जाए। जैसे आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, वो साइंस मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा सा कठिन पड़ता है, हाँ। तो उसको आपने इस तरह से उसको सॉल्व आपने खुद ने कर लिया। अच्छा, आपने अपने अध्ययन के दौरान डिस्ट्रैक्शन को कैसे बैलेंस किया? सर मेरे को डिस्ट्रैक्शन तो मेनली एक तो सोशल मीडिया का होता है हमें, तो मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये कुछ भी नहीं चलाया, मैंने इंस्टॉल भी नहीं किया अपने। और मैं स्कूल से आने के बाद अपने फ़ोन को साइलेंट ही रखती थी, बस घर पे एक बार शाम को बात कर लेती थी और पूरे टाइम फ़ोन को साइलेंट ही रखती थी, ताकि फ़ोन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन इस टाइम तो फ़ोन ही है। राइट। देखिए, वर्तमान इस डिजिटल युग में बहुत अच्छा पायल अग्रवाल ने बताया कि अगर कोई भी स्टूडेंट मोबाइल अगर यूज कर रहा है तो वो उसके लिए सबसे बड़ी बाधा हो सकती है, और उसका निराकरण ये है कि उसको कम से कम यूज करें। ठीक है, कभी
पेरेंट्स से बात करनी हो तो शाम को 2-5 मिनट बात कर लें। और कभी जैसे बाकी- कोई टॉपिक में हमें कोई डाउट है तो उसका कोई वीडियो देख लो, वो उसका- बात अलग है। हाँ, बाकी ये नहीं किसी के लगे रहे। हाँ, फिर सर इससे हम यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम में हमारा टाइम खराब हो रहा है, साथ में यूज़ करने से मेंटली भी हम थोड़ा सा स्ट्रेस होता है इन चीज़ों से, तो मैंने इसलिए इस चीज़ से बिल्कुल दूर रही मैं मोबाइल से। तो आपकी तैयारी के समय सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था? सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये था कि मुझे एक असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना ही था। तो और मैं, मेरी एक क्लासमेट है, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, क्योंकि वो इससे पहले जो भर्ती आई थी इसकी 2000 मे बी शायद 2021 वाली, वो उसमें वो क्वालिफाई उन्होंने किया उसको, तो मुझे ये था तो कि मुझे, वो क्या लगते थे आपके? सर वो क्लासमेट थी। तो वो इसमें फाइनल हो गए थे सिलेक्शन? हाँ, वो सेलेक्ट हो गए एपी में। एपी में। देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात बताई है, तमाम छात्र मुझे सुन रहे हैं कि मोटिवेशन आपका आसपास का जो परिवेश है वही होता है, आपकी जो कंपनी है वही होती है। आप अपने क्लासमेट से मोटिवेट हुए थे, क्योंकि इनकी क्लासमेट इनसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है। हाँ सर। उनसे इनको मोटिवेशन मिला है। तो मोटिवेशन दोस्तों आपके क्लासमेट से भी मिल सकता है, परिवार से भी मिल सकता है, आपकी कंपनी से भी मिल सकता है, या जिस परिवेश में आप रह रहे हो कहीं से भी मिल सकता है, बशर्त कि आप वहाँ से सकारात्मक कोई न कोई बात लेवें। तो बहुत अच्छा, आपकी क्लासमेट से आपको सबसे बड़ा शुक्रिया तो उस आपके क्लासमेट का करना चाहिए कि वहाँ से आप इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए और आज वो पद आप भी प्राप्त कर लिए। और सर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे इंटरव्यू की मैं प्रिपरेशन तो कर रही थी, बीच में जैसे 2024 मई में मेरा एग्ज़ाम हो गया था, तो गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया। फिर मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो कर रही थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड का फिजिक्स से जैसे सिलेक्शन हुआ तो मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि अब तो मुझे करना ही है। तो 2 महीने मुझे बीच में टाइम मिला, फिजिक्स का जब रिजल्ट आया उसके, तो मैंने और भी अच्छे से अपनी चीज़ें क्लियर की, उन लोगों से भी कांटेक्ट किया कि इंटरव्यू के लिए किस टाइप से मैं और अच्छे से प्रिपरेशन करूं। तो सर मेरे को लगता है कि अपने साथियों से इंस्पायर होके बहुत हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, आपने अब हमारे जो अभ्यर्थी इस लाइन में कतारबद्ध हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? सर मेरी तो सीधी एक सलाह ये है कि वही, एक तो रिवीजन इतना करो और एक टेस्ट काफ़ी दो, क्योंकि टेस्ट देने से जब मैंने भी जब सेकंड ग्रेड का और इसका एपी का जब क्वालिफाई किया, तो टेस्ट देने से ये होता है कि जब एग्ज़ाम में बिल्कुल भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ आरपीएससी का। अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरा टेस्ट दे रही हूँ, मैं क्लासरूम में बैठ के नॉर्मल टेस्ट दे रही हूँ, तो वो घबराहट मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई। टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है, हम टेस्ट देते हैं तो रेगुलर, तो टेस्ट देना, रिविज़न करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा बताया। जो भी विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर या साइंस मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए ये है कि रेगुलर आप एमसीक्यू सॉल्व करते रहें, उनका रिवीजन करते रहें, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको पता नहीं लगेगा कि हम एग्जाम दे रहे हैं या सामान्य रूप से नॉर्मल बैठे तो हैं। वहाँ पे सर घबराहट नहीं होती बिल्कुल भी नहीं। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे कि वहाँ पे इतना घबरा जाते हैं, देख के पेपर देख के घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उनको पानी पीना पड़ता है या फिर अदर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, हाथ कांपने लग जाते हैं उनका। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने काफ़ी बार अपने टेस्ट काफ़ी दे रखे थे। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा मैथमेटिक्स का, पढ़ने के जस्ट बाद ही आप हमें जो सीट मिलती है, जो हमारे पास क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है, उसको तुरंत की तुरंत ही हमें सॉल्व करना चाहिए। और जो भी डाउट आए उनको अपने एक ग्रुप बनाओ, अच्छा उससे डिस्कशन कर लो, टीचर से डिस्कशन कर लो, साथ के साथ डाउट को क्लियर करो। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम चलो 5 टॉपिक कर लेते हैं फिर बाद में करेंगे, तो वो डिले होता चल जाता है। टॉपिक जैसे कंप्लीट हो, साथ के साथ हमें उस टॉपिक के क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए, ताकि हमें बहुत अच्छा बताया कि जो चैप्टर वाइज, देखिए आपने जो काम किया है वो चैप्टर वाइज किया है, और चैप्टर वाइज कहीं भी अगर प्रॉब्लम आई है तो उसको हाथों हाथ आपने सोल्व किया है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट यूनिट करने के बाद में एक यूनिट में हो सकता है 5-6 चैप्टर हो, और फिर उसके बाद में आप जाकर के फिर सर वो जो उस टॉपिक को अपन भूलने लग जाता है, और साथ के साथ क्वेश्चंस को देख लेते तो हमें थोड़ा टाइप भी पता चल जाता है कि इस टॉपिक्स में से इस तरीके के आरपीएससी हमसे क्वेश्चंस बिल्कुल राइट। तो यही है मेन कि चैप्टर वाइज आप टेस्ट देते रहें, जहाँ प्रॉब्लम आए उसको हाथों हाथ उसका निराकरण करें। बहुत अच्छा, इससे पहले आपने जब एपी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, क्या पहले के पेपर सोल्व किए आपने? हाँ सर, प्रीवियस ईयर पेपर का मैंने सर करीबन काफ़ी मतलब 4 या 5 एग्ज़ाम जो हुए थे आरपीएससी के, उनके सबके पेपर सॉल्व किए थे मैंने। फिर जब मैं गई तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी कि कई क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज़
प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, अच्छा, तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर तो देखना ही चाहिए, उससे हमें एग्जाम का पैटर्न भी पता चल जाता है सर, और साथ में हमें वहाँ पे भी हेल्प हो जाती है कि वैसा का कई बार वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पे। अच्छा। पायल अग्रवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम को देवें, तो उसका एक तो पाठ्यक्रम, दूसरा पाठ्यक्रम के साथ साथ उसके विगत जब जब वो परीक्षा हुई है वो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपके सामने होना चाहिए। उससे एक पैटर्न का पता चलता है कि किस यूनिट से कैसे प्रश्न किस फॉर्मेट में आने वाले हैं, तो उससे काफ़ी मदद मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जरूरी नहीं है कि जितनी जैसे हमारे 10 यूनिट्स और 10 यूनिट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में थी मैथमेटिक्स में, तो जरूरी नहीं कि हमें सारे यूनिट्स बहुत अच्छे से आए, कुछ कुछ पार्ट हमारा वीक भी हो सकता है। तो जैसे हमें पता तो चल जाता है एटलीस्ट उसमें कि कौन सा पार्ट हमारा वीक है, तो उसके क्वेश्चंस हम देख लेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर उसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो हम कितने क्वेश्चन इसके कर सकते हैं, तो हमें वो भी थोड़ी हेल्प हो जाती है प्रीवियस ईयर देखने से। ओके, वो थोड़ी। अच्छा, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपका 3 पेपर हुए, प्रथम, सेकंड और थर्ड। प्रथम जो पेपर हुआ ये मैथ्स का हुआ, सेकंड भी मैथ्स का हुआ और थर्ड जीके का हुआ। अच्छा, आपका परीक्षा हॉल में जब ये प्रथम, सेकंड और थर्ड पेपर दे रहे थे, तो आपका मन कैसा कर रहा था? मन कैसा लग रहा था? अच्छा ही लग रहा था सर। उस टाइम नर्वसनेस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा। कि मैं कोई नर्वस हो रही हूँ कि क्योंकि टेस्ट वगैरह इतने दे रखे थे, तो ऐसा था कि ठीक है हम एग्जाम देने जा रहे हैं, और सामान्य थी सर मैं तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंटरव्यू के टाइम थोड़ी सी नर्वसनेस हुई थी क्योंकि वहाँ पे जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानते बोर्ड मेंबर्स को, वो सामने दिखते हैं, तो उस टाइम थोड़ा सा घबराहट होती है। इंटरव्यू में नहीं हुई, जस्ट उससे पहले हुई। इंटरव्यू में जाके तो ऐसा लग रहा था सब कुछ भूल गए, अब तो वो जो क्वेश्चंस पूछेंगे उनके हमें जवाब देने हैं। उनके जवाब। हाँ। बहुत अच्छा। अच्छा, आपने एग्जाम हॉल में जो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? सर टाइम मैनेजमेंट का एक तो निर्धारित समय में पूरे प्रश्न पत्र को करना होता है। तो मैंने ये नहीं सोचा, जैसे कि मैं जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी एग्जाम पेपर में भी, एग्जाम उसमें हॉल में भी, तो इसे जो क्वेश्चन आ रहे थे सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करती, जिसमें ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने एक बार उनको मार्क करके रख लिया था, ताकि जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं तो वो मैं इजीली फटाफट सॉल्व कर सकूँ, तो बाकी क्वेश्चंस को वापस रिविजन करके रिवाइज उनको देखा था। अच्छा, अपने इंटरव्यू के समय ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिला जो जिसका जवाब नहीं दे पाए, तो उसको फिर इंटरव्यू बोर्ड को कैसे हैंडल किया आपने? सर नॉर्मली ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें जरूरी नहीं ना हर क्वेश्चन का आंसर आए, बहुत कुछ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमें सब कुछ नहीं पता होता, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे ताकि जो मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम बेसिकली हमें सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैं जब वहाँ पे गई तो उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा कि आप सेकंड के टीचर हो इस टाइम में? हाँ सर। तो उन्होंने बोला कि आप बच्चों को एडिशन पढ़ा दिया आपने, सब्ट्रैक्शन पढ़ा दिया, अब आपको मल्टीप्लाई पढ़ाना है, तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो 1 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मल्टीप्लाई तो नॉर्मली मतलब कोई ऐसा बेसिक इतनी बेसिक चीज़ है मैथमेटिक्स की, उसको कैसे हम अप्लाई बताएं। तो मैंने उनको बहुत अच्छे वे में जितना मुझे लगा मैंने अपने हिसाब से, तो लेकिन उसमें ये था कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जो मैं बता रही हूँ सर वगैरह संतुष्ट तो है ना उस चीज़ से। यानी बोर्ड को आपने हैंडल आप अपने अकॉर्डिंग कर लिया? अपने अकॉर्डिंग सर, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। बहुत अच्छा। स्माइल करते हुए करो। तो उनको भी पता है कि सर सब कुछ हमें नहीं आता। बिल्कुल। आप पायल अग्रवाल ये बता रही है कि अगर मान लीजिए बोर्ड में कोई क्वेश्चन, इंटरव्यू बोर्ड के सामने हम कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, और या तो सॉरी बोल दीजिए, या फिर कि ये मुझे नहीं आता है, तो निश्चित रूप से आपको दूसरे फील्ड में ले जाकर के वो क्वेश्चन की बात करेंगे, तो एक आपको आराम भी मिलेगा और आप शायद जवाब भी उसका दे पाएंगे। बस ये थोड़ा सा ये होता है कि जैसे क्वेश्चन नहीं आया तो घबराना नहीं है, बस ये सोच के चलना है कि सब कुछ सबको नहीं आता, कुछ चीज़ें होती है जो हमें नहीं आती, तो जो क्वेश्चन नहीं आया तो बस सिंपली बोल दो कि सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही है, फिर मैंने इसके बारे में मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसके बारे में सर्च करूंगी, जरूर पढ़ूंगी आगे। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर में टेस्ट सीरीज की क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है? सर इम्पोर्टेंस तो बहुत है, टेस्ट सीरीज देने से स्पीड बढ़ जाती है सर हमारी, हमें टाइम मैनेजमेंट करना आ जाता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में मैनेज करना है, और ऐसा नहीं कि हम सारे क्वेश्चंस कर पाएँ क्योंकि टाइम पीरियड कम रहता है वहाँ पे, तो कौन सा क्वेश्चन को नहीं करना वो चीज़ हम टेस्ट सीरीज से सीख जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं भी अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज तो एक तो टाइम मैनेजमेंट सीख जाता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। एक जो मेरा जो मानना है कि आरपीएससी एपी लेवल पर या ग्रेड फर्स्ट लेवल पर
जब भी अगर परीक्षा आयोजित करवाती है तो नेगेटिव अंकन भी होता है, तो उस ऋणात्मक अंकन से भी हमें छुटकारा मिलता है। हाँ सर। क्योंकि जब हम बार बार टेस्ट देते हैं तो उससे पता चलता है कि मैं कितना सही कर रहा हूँ, कितना गलत है, कितना माइनस में जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा टॉपिक कई बार उस पर कंट्रोल हो जाता है। कई टॉपिक हमारे ऐसे भी होते हैं तो हमें हमेशा से ऐसा परेशान करता है, उसका क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं तो नेगेटिव जाता है, हमें ऐसा लगता है, तो उसको एग्जाम में देखो ही मत उस क्वेश्चन को, ताकि हमारा एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं होगा। अच्छा, कोई क्वेश्चन याद है क्या इंटरव्यू का जो आप अपने बच्चों को बताएं? सर एक तो उन्होंने ये पूछा था कि जो हम लिमिट मैथमेटिक्स में लिमिट पढ़ते हैं, तो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था मुझे लिमिट का सॉल्व करने के लिए, अंडर रूट में x-5 लिमिट x टेंड्स टू 5। तो उसमें जब हम h यूज़ करते हैं तो h टेंड्स टू 0 जब हम करते हैं तो उन्होंने पूछा था ये h है क्या, इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये क्या है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, क्या है, ये चीज़ उन्होंने पूछी थी। फिर आपने? हाँ, उसको सर मैंने अच्छे से बता दिया था। बहुत अच्छा। 16 को इंटरव्यू आपका था, 17 सितंबर को आपका रिजल्ट है, क्योंकि लास्ट दिन आपका इंटरव्यू था और दूसरे दिन रिजल्ट आ गया 17 सितंबर को। तो पहले दिन आपको कैसे लगा? सर जस्ट क्योंकि इंटरव्यू दे के आई तो 17 को जब रिजल्ट आने वाला था तो पहले तो स्कूल जाके आई दिन में और नींद नहीं आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि थोड़ा ये था कि दूसरे दिन ही आ जाता है रिजल्ट, तो यही होता है। तो शाम को 8 बजे तक मैं वेट कर रही थी कि रिजल्ट आने वाला है, तो आया नहीं, तो फिर मैं सोचा चलो रहने देते हैं, मे बी शायद हो सकता है कल आए या फिर परसों आए। जैसे ही मैंने वो PDF देखा रिजल्ट का, एक बार मैंने जैसे उसमें अपने रोल नंबर सर्च किए तो उसमें शो हो रहे थे रोल नंबर, तो फिर भी नहीं लगा और मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को मेरे एडमिट कार्ड भेजा कि आप लोग देखो कि मेरा सही तो है, मैं गलत तो नहीं देख रही हूँ उस चीज़ को। अच्छा। और हाथ कांपने लग गए और रोना आने लग गया। सिलेक्शन होता है सर, सभी के साथ होता है सर, क्योंकि हमारा ड्रीम जब कंप्लीट होता है तो ऑब्वियस है वो चीज़ होती है। बहुत अच्छा, अध्ययन के दौरान आपके घर वाले और दोस्तों का क्या रेस्पॉन्स रहा? सब मेरे पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि आपको ये करना है, उन्होंने बोला आपका मन है तो करो, अगर नहीं मन है तो मत करो। कभी भी मुझे पेरेंट्स की तरफ से तो ये फील नहीं हुआ कि मेरे ऊपर प्रेशर है कि मुझे जॉब लगनी है, या उन्होंने बोला कि आप जो कर रहे हो अपना बेस्ट करो, बस जितना आपसे हो पाता है। बहुत पायल अग्रवाल के पेरेंट्स ने बैलेंस किया, देखिए उनका सपोर्ट तो यही था मेंटली कि ठीक है आप अध्ययन कीजिए, बाकी ये प्रेशर नहीं था कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या ग्रेड सेकंड बनना है। ठीक है, जो बेस्ट हो वो करने का प्रयास कीजिए, बेस्ट करो। तो मैं सभी पेरेंट्स अगर कोई जो सुन रहे हैं उनको भी एक निवेदन करूंगा कि अपने जो भी आपके स्टूडेंट अगर कहीं अध्यापन कर रहे हैं तो बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाएं, बच्चों को थोड़ा स्वतंत्र छोड़ दीजिए। क्योंकि हर बच्चा अच्छा करने का कोशिश करता है सर, जैसा कि आपने किया है। हाँ सर। अच्छा, मान लो किसी का सिलेक्शन नहीं हो तो उस केस में वो बच्चा अपने आप को कैसे संभाले? सर जैसे कि मैंने भी सोच रखा था, मुझे भी ऐसा 100% तो नहीं होता ना हमने कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो मैंने भी ये चीज़ सोच के रखी थी अगर सिलेक्शन नहीं होना है तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, आराम से अगली वैकेंसी आएगी उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि क्योंकि इतनी RPSC हो गई या फिर अदर बोर्ड्स हो गए, कितने सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा डरना नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, कोई बात नहीं होगा। तो क्योंकि मैं ये मानती हूँ सर कि सिलेक्शन जैसे जिसने मेरे से ज़्यादा मेहनत करी है उसका होना भी चाहिए, बेस्ट का होना चाहिए, बेस्ट जो मेरे से भी बेस्ट है उसका होना ही चाहिए। तो अगर अपना नहीं हुआ तो मे भी शायद अपने कम मेहनत की होगी इसलिए नहीं हुआ, नेक्स्ट बार और अच्छी करेंगे, उससे सर हम मोटिवेट होते हैं। बहुत अच्छा, यानी आपका अगर नहीं होता है तो घबराना नहीं है, आप नेक्स्ट जो भी आपके पास विकल्प है उस पर तैयारी कर दें, या वो परीक्षा अगर वापस आ रही है तो उसी परीक्षा में वापस लग जाइए। हालांकि आपके साथ कई बच्चे AP में रहे भी हैं। हाँ सर, अभी फाइनल जब हाँ सर, तो उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप जो बिल्कुल आपके साथ बोर्ड में इंटरव्यू देके भी आए हैं? सर उन बच्चों को तो बस यही सलाह देना चाहूँगी कि दिसंबर में वापस एग्जाम है 2025 दिसंबर में, तो उसकी प्रिपरेशन करें, और जब वो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं तो उनमें है ये चीज़ कि वो कर सकते हैं तो वो कर लेंगे दिसंबर वाले में अच्छे से। अच्छा, ग्रेड सेकंड आपने 2023 में ज्वाइन किया। हाँ सर। पहला दिन कैसा लगा जब ज्वाइन किया था? पहला दिन सर ज्वाइन किया था तो पहला दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने सारे बच्चे होंगे, मैं कैसे पढ़ाऊंगी उनको, और बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत शैतान होते हैं, कुछ भी पूछ ले सकते हैं। और सर B.Ed में पढ़ाया तो था लेकिन बीच में कोविड आ गया था, तो B.Ed कॉलेज में वो ट्रेनिंग हमारी अच्छे से हो नहीं पाई थी क्योंकि कोविड आ गया, स्कूल्स बंद थे उस टाइम,
तो जो ट्रेनिंग होती है स्कूल्स में जाके वो हमारी अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो मुझे थोड़ा डर था कि पता नहीं स्कूल में जाके कैसा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर। अभी भी जब बच्चों को पता चला कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया तो कुछ बच्चे तो रोने लग गए कि मैम आप चल जाओगे, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो हमें, आप चल जाओगे तो फिर क्या होगा। तो वो चीज़ है सर, अच्छा तो बहुत लगता है स्कूल में जाके। यानी सभी को लगता है कि प्रथम जो पहला दिन जो होता है ज्वाइनिंग हाँ का, सर, उस दिन तो ऐसा लगता है कि नई दुनिया शुरू होने वाली है, नई दुनिया, नया जीवन शुरू होने वाला है। तो नया स्टाफ में हमें मिलता है, नए नए बच्चे मिलते हैं, और क्लास वगैरह सब कुछ वो बच्चे हमारी जैसे रिस्पेक्ट करते हैं, नमस्ते मैम या फिर गुड मॉर्निंग में, तो चरण स्पर्श लगता करते है हैं हाँ, कि तो ऐसा वो अभी भी बच्चे मेरा चरण स्पर्श करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है अरे मैं तो बहुत छोटी हूँ अभी, आप मेरा क्यों चरण स्पर्श कर रहे हो। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सर। यानी इसी उम्मीद में आगे बच्चे भी खड़े हैं। खड़े हैं सर, होना भी चाहिए, और सबका सिलेक्शन होगा अगर आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करोगे सर, तो हर बच्चे का सिलेक्शन होगा, मैं जानती हूँ। जो ईमानदारी के साथ ईमानदारी से तैयारी करेगा सर। और बेसिकली मैं ये भी कि अगर कोई भी एग्ज़ाम हमारा आया है तो अगर उसको 6 मंथ लगता है मुझे कि 6 मंथ अगर बहुत अच्छे से हम उस एग्ज़ाम के लिए दे दें तो हमारा सिलेक्शन श्योर है सर। यानी एक तरह से पायल अग्रवाल ये भी करें कि कोई भी हार्ड नहीं होता एग्जाम, कोई भी हार्ड बेशर्त कि उस एग्जाम के लिए आप 6 महीने तक जो पाठ्यक्रम दिया है उस पाठ्यक्रम के अनुसार अगर कंप्लीट अध्ययन करते हैं तो उस परीक्षा को आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। हाँ सर। और सिलेबस जैसे मैं अपना सिलेबस साथ में रखती थी, अच्छा। जैसे जैसे पढ़ती थी वैसे वैसे यूनिट के टिक करते जाती थी कि ये यूनिट कंप्लीट हो गई, तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है अच्छा इतना सारा हमने पढ़ लिया है, तो वो चीज़ भी रखनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा ये बताइए कि कई लड़के अपना एक विकल्प लेके चलते हैं, जैसे मान लो आपने तो पहले से टारगेट कर रखा था कि मुझे मेरे जीवन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, क्या वर्तमान परिदृश्य में विकल्प रखना चाहिए? सब विकल्प रखना तो चाहिए, लेकिन मेरे को तो बेसिकली ये लगता है कि जिस पे हमारा पहला फोकस है उस पे अगर हम अच्छे से फोकस करें, जो हमारा मेन टारगेट है, तो विकल्प की सर मैंने कभी नहीं रखा। जैसे मैंने कभी कोई पटवारी या फिर एलडीसी किसी का भी एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि मुझे हमेशा से ये था कि मुझे टीचिंग लाइन शुरू से पसंद थी, मुझे इसी में जाना है। तो बहुत अच्छा, देखिए पायल ने बहुत अच्छा बोला कि प्रारंभ से ही मेरा उद्देश्य था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, शिक्षा विभाग में जाना है और अच्छे पद पर जाना है। आपका पहला ही उद्देश्य था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और वो दोस्तों आपने अल्प समय में आप पायल अग्रवाल ने करके दिखाया है, क्योंकि इनका फोकस था उसी पाठ्यक्रम पर और उसी पद पर, जिस वजह से वो पद आपने हासिल कर लिया है। यानी एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि इस वर्तमान परिदृश्य में जो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के अनुपात में जो पद कम हैं, तो उनको देख के घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। ये तो केवल एक भीड़ का हिस्सा है। हाँ, भीड़ का हिस्सा तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको घबराना नहीं है, बल्कि अपना जो भी आपने टारगेट या फोकस कर रखा है जिस पद के लिए, उसकी ईमानदारी के साथ तैयारी करें तो निश्चित रूप से वो पद आप प्राप्त कर सकते हो। हाँ सर। जितने भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए आप मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगी? मोटिवेशन के लिए तो मैं पहला तो ये कहना चाहूँगी कि एक तो स्ट्रेस जैसे आजकल हो जाता है हमें कोई भी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो हमें हमारे एक ऐसा इतना अच्छा ग्रुप बनाना चाहिए 4-5 बच्चों का कि हम अपने क्वेश्चंस भी डिस्कशन कर ले। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने से एकदम ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई नहीं हो रही मेरे से अभी, तो कुछ अपने फ्रेंड्स से बातें कर लो ताकि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार ना हो। दूसरा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन रेगुलर करेंगे तो 100% हमारा सिलेक्शन होगा। और टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा। देखिए लास्ट में भी मोटिवेशन के लिए आप यही कहना चाह रहे हैं कि आपको लगातार सेल्फ स्टडी करें, रिवीजन करें, और रिवीजन के साथ में जो पेपर हैं, पहले वाले जो पेपर हैं वो पेपर लगातार आप हल करते रहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस आप अपने आप में रखिए, निश्चित रूप से दोस्तों आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा पायल ये बताइए, हमारी कई सिस्टर है या अन्य कोई महिला है, कोई मैरिड है, कई अनमैरिड है, विशेष तौर से जो मैरिड महिलाएं हैं, मान लो उनके बच्चे भी हो, तो उनको किस तरह से अपना तैयारी के लिए कोई सर जैसे मेरी तो शादी नहीं हुई, लेकिन मेरे साथ एक लाइब्रेरी में एक दीदी थे, तो उन्होंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। उनके बच्चा भी था 8-10 साल का, फिर भी वो रेगुलर स्टडी कर रही थी, अब वो फर्स्ट ग्रेड बन गई हैं सर। ये बताइए, सबसे बड़ी बात ये तो मैं मानती हूँ महिला ऐसा कुछ नहीं कि महिलाएं नहीं कर सकती है, फिर ठीक है हमें टाइम थोड़ा कम मिलता है लेकिन हम कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा बताया आपने एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि इनके कोई मिलने वाली दीदी थी जो कि लाइब्रेरी अटेंड कर रखी थी,
और बाद में फर्स्ट तैयारी ग्रेड लगातार करते टीचर है करते अभी स्कूल system में। व्याख्याता आप हाँ बने। सर, टॉक में टीचर यानी हूँ। महिलाएं सब कुछ कर सकती कर सकती हैं सर, ऐसा बिल्कुल कोई भी। बिल्कुल वो भी नहीं ऐसा है नहीं है कि नहीं। कि बच्चे हैं या शादी हो गई है या हाँ। अन्य कोई समस्या नहीं है, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आसानी से आप थोड़ा सा हाँ हाँ, टिपिकल चीजें हो सकती है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है हाँ। शादी के बारे में बाद में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम हाँ, नहीं कर सकते। कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऐसा यानी बिल्कुल भी आराम नहीं। से आप आराम से कर सकते हैं सर। इनको कर सकते हैं। हाँ सर, रेगुलर रहो बस। मैं डॉक्टर SP गोस्वामी प्रयास एजुकेशन सेंटर जयपुर से बात कर रहा हूँ और पायल अग्रवाल का इंटरव्यू दोस्तों अपन ने सुनाई है, लंबा चला है, काफ़ी डिस्कशन आपके साथ किया है। पायल अग्रवाल दोस्तों अगर देखें तो प्रतियोगी इस फील्ड में जो आई है, CSIR नेट जो आपने 2019 में क्लियर किया, और जैसे आपका नेट क्लियर होता है तो आपके पास एक सपना आता है सपना। कि यार मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करूं, तो आप अपने उस सपने को साकार करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जैसे आपने सपना साकार करने के लिए तैयार होते हैं तो कोरोना काल आ जाता है। हाँ सर, तो देखिए इनके सामने एक डार्क एज आ जाता है, अंधकाल आ जाता है, एकदम dark और एकदम उसका बड़ी पता भी नहीं था वो कब खत्म होगा। कि वो कब खत्म होने वाला है। लेकिन आपने उस डार्क एज में हिम्मत नहीं आ रही, उस कोरोना काल से लड़े, सेल्फ स्टडी और टेक्स्ट बुक को सहारा लिया, और जैसे ही कोरोना काल ख़त्म हुआ, क्योंकि आपकी सकारात्मक सोच थी, 2023 में आप पहले ही ग्रेड 2 साइंस मैथमेटिक्स के पद पर आपने पदस्थापन लिया, और उसी दरमियान 2023 में ही RPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद विज्ञापित किए, और उधर आपने ग्रेड 2 ज्वाइन कर रखा था, और इसी के साथ में आपने तैयारी शुरू कर दी AP असिस्टेंट प्रोफेसर की। और दोस्तों अभी 17 सितंबर 2025 को जो रिजल्ट आया उसमें ऑल राजस्थान में आपने 40वीं रैंक लेकर के आपने अपने परिवार का ही गौरव नहीं बढ़ाया, बल्कि मैं कहूँगा कि गामा कोचिंग और गामा कोचिंग के जो मेन जिनके गाइडेंस में आपने तैयारी की, गोपीचंद यादव, उनका भी गौरव बढ़ाया है। और साथ में आपके जितने भी जो परिवार वाले थे, मित्रगण थे, और सब उनका भी मान सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए पायल अग्रवाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। और मैं इस प्रयास एजुकेशन सेंटर जयपुर की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत पुनः करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर SP गोस्वामी, दोस्तों मैं लास्ट में आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पायल अग्रवाल ने, देखिए एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप बिलोंग करते हैं और वहाँ अध्ययन की भी इतनी कोई सुविधाएं नहीं है, और जयपुर आकर के आपने अपनी तैयारी को और अपने सपनों को अंजाम दिया है। ये काम दोस्तों आप भी कर सकते हो। जो दूर दराज ढाणी ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो बच्चे आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि उनको एक गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गाइडेंस की कोई कमी नहीं है। जो जिस फील्ड में जाना चाहता है आसानी से कर सकता है, बशर्ते कि ईमानदारी के साथ इस सोशल मीडिया से दूर रहते हुए, इस सोशल मीडिया से दूर रहते हुए और अपने पाठ्यक्रम पर लगाम लगाते हुए और विगत प्रश्न पत्र को देखते हुए अपने भविष्य को चार चांद लगा सकते हैं, जैसे कि पायल अग्रवाल ने लगाया है। पुनः मैं पायल अग्रवाल का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर।